सचिन चौहान, आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 की, क्योंकि भारत उन तमाम देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो देश सबसे ज्यादा इस वायरस से प्रभावित हैं। यानी कि पहले यह संख्या 37 थी, फिर उसके बाद टॉप 10 में शामिल होता है। नंबर 7 से अब भारत 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। तो कल तक हम स्पेन इटली के हालात देखकर डर रहे थे, लेकिन आज भारत ने उन देशों को पीछे छोड़ दिया। देश भर में मरीजों की संख्या 2,47,000 भी क्रॉस कर चुकी है और इस खतरनाक वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 7,000 तक पहुंचने वाली है। अब डर सता रहा है, अगर वक्त रहते हालात नहीं सुधरे तो यह विस्फोट कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वहीं कल से धार्मिक स्थल और मॉल्स को खोलने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भारत पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, सड़कों पर भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, लोगों में कोरोना का कोई भी खौफ नहीं है। तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव को लेकर राजनीति चमकाने में लगे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। पूरा विश्व इस समय कोरोना संकट से गुजर रहा है। कोरोना से प्रभावित तमाम देशों के इस लिस्ट में भारत भी आगे बढ़ रहा है, जो इस वक्त सबसे चिंता का विषय बन गया। देश में तेजी से बढ़ता मरीजों का आंकड़ा अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया। आलम यह है कि हर घंटे के हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। कल तक हम स्पेन इटली के हालात को देखकर डर रहे थे, लेकिन आज भारत ने उन देशों को भी पीछे छोड़ दिया। देश भर में मरीजों की संख्या 2,47,000 भी क्रॉस कर चुकी है। इस खतरनाक वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 7,000 तक पहुंच चुकी है। अब डर सता रहा है, अगर वक्त रहते हालात नहीं सुधरे तो यह विस्फोट कितना खतरनाक होगा, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वहीं कल से धार्मिक स्थल और मॉल्स को खोलने की बात सामने आ रही है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद भारत अनलॉक हो चुका है, लेकिन उड़ती सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सड़कों पर नजर आती भीड़ ये बता रही है कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं है। तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव को लेकर राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर वक्त रहते इस महामारी में कंट्रोल नहीं हुआ तो यकीन मानिए भारत को भयावह तस्वीरें देखनी पड़ सकती हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, बहुत कुछ समझ में आ जाता है इस रिपोर्ट देखने के बाद। लेकिन कल 8 तारीख है, यानी कि जो तमाम धार्मिक स्थल हैं और जो कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, उनको खोलने की बात सामने आ रही है। लेकिन आंकड़ा तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? लेकिन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो कितने अवेयर हैं, वो भी सुन लेते हैं। सारे लोग ध्यान रखें, अगर भीड़ भाड़ हो तो शायद टाइम टू टाइम निकले, अगर दुकान पे भीड़ है तो बाद में आ जाओ, उस टाइप से, यू नो। एंड ऑल्सो सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से आप पालन कीजिए, क्योंकि हर एक आदमी को इसमें एनलाइटन होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके वी वुड बी एबल टू फाइट विद दिस। प्रिकॉशंस यही है कि सोशल गैदरिंग, बहुत बड़ी गैदरिंग ना हो, जो गवर्नमेंट ने पर डिसाइड किया है। कुछ गाइडलाइंस बोली हैं कि उनको फॉलो करें, मास गैदरिंग ना करें, आएँ तो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रहें, मंदिरों में जाएं, टेम्पल्स में जाएं, गैदरिंग ना करें, मॉल्स में जाएं तो प्रॉपर क्यू में रहें, नेसेसरी आइटम्स को ही खरीदें। तो अभी पैनिक क्रिएट ना करें। बेसिकली मेन हमारा यही, सरकार का शायद यही, उनका भी यही डिसीजन होगा कि कोई भी मास गैदरिंग ना हो और लोग एक लिमिट के अंदर आएँ, ताकि सरकार आगे और भी इसको, लॉकडाउन को और ओपन करे। आएंगे लोग, स्वस्थ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हवा मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसा ही MHA की गाइडलाइंस आई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मंदिर को
डेली बेसिस के ऊपर, आवरली बेसिस के ऊपर हम सैनिटाइज कर रहे हैं। और आज सुबह भी एक सैनिटाइजेशन हो चुका है, अब दोपहर का होगा, फिर उसके बाद शाम का होगा। मंदिर में थर्मल स्कैनिंग के बगैर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन हमने ली है, उस ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र से थ्रू पूरी बॉडी ही सैनिटाइज हो जाती है। तो जब वो मंदिर से अंदर जाएगा तो टनल के थ्रू होके जाएगा। पिछले कई दिनों से मतलब लॉकडाउन में नरमी मतलब आई थी, तो लोग तो घरों से निकल रहे थे, तो लेकिन लोगों को चाहिए कि बहुत प्रिकॉशन मेजर्स उठाए, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन तो केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को चाहिए मास्कों का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजरों का इस्तेमाल करे, बच्चों का ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है फ़िलहाल स्कूलों को बंद रखने का, ये तो बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। लेकिन अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि स्कूल इस टाइम खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत मतलब एहतियात करना पड़ेगा। वालिदैनों को सोचना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा घरों से निकलने न दे और उनको घरों में ही रखे और ख़ुद भी घरों में ही रहे, क्योंकि इस टाइम तो जिस तरह से मतलब दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग उतना तो एहतियात नहीं कर रहे हैं जितना उनको। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है। हालांकि लोग बेफिक्र होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि कब तक इस मास्क के साथ जिंदगी को जिएंगे। लोगों को यह लगता है कि कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जब सरकार गंभीर नहीं है तो लोग गंभीरता कैसे दिखाएंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आलम यह कि संख्या 2,47,000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना मरीजों की। और सबसे डराने वाली बात तो यह है कि भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। यानी कि कल तक हम जिक्र करते थे और लोगों को बार बार एएनबी न्यूज के माध्यम से यह अपील भी करते थे कि समझ जाइए, तस्वीरें देखिए, स्पेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। लेकिन इटली और स्पेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब जिस खतरे से हम डर रहे थे वो खतरा हमारे बिल्कुल करीब है। यानी कि सीधा सीधा शब्दों में कहूं तो जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का हम जिक्र कर रहे थे, कम्युनिटी स्प्रेड अगर होता है, यानी कि एक ही जगह से हजारों की संख्या में जब केस सामने आते हैं तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। जिस गांव में, जिस कस्बे में आप रहते हैं, अगर वहां पर हर एक घर से कोरोना का पेशेंट निकल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खतरा कितना बड़ा है। और कुछ ऐसी ही जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। थर्ड स्टेज, जो हम बार बार कह रहे थे कि अभी सेकंड पर हैं, थर्ड पर ना पहुंचे उससे पहले समझ जाए, लेकिन अब जो छूट मिल रही है, और कल तो तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, भले ही उनको सैनिटाइज करने की बात और तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन सच तो यही है कि अब तक की जो गाइडलाइन जारी की गई वो धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आती। हालांकि शुरुआत में लोगों ने काफी होशियारी दिखाई, समझदारी से काम लिया। अब लोगों को लगता है कि वो परेशान हो चुके हैं, मास्क लगाकर परेशान हो चुके हैं, सैनिटाइज खुद को करके परेशान हो चुके हैं। अब बेवजह घरों से निकलने का सिलसिला लोगों का जारी है। बाजार में आप देखिए, लोग शॉपिंग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। जिस गैदरिंग को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये ह्यूज गैदरिंग या फिर गैदरिंग खतरनाक हो सकती है, उसी गैदरिंग की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, भले ही लोगों ने मास्क लगाया हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और अब तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की बजाय अब राजनीतिक चमकाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो डिजिटल रैली है उसकी शुरुआत हो चुकी है, संपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह अब बीजेपी डोर टू डोर जाकर लोगों से कन्विंस कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस कोरोना संकट के बीच जब यह कहा जा रहा है कि संकट बहुत बड़ा है, आप घरों में रहिए, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्विंस करने का काम, लोगों को समझाने की कोशिश, अपनी उपलब्धियां लोगों के सामने जिस तरह से पार्टियां रख रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अब कोरोना को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। भले ही चाहे कितनी भी संख्या बढ़े, लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा सीधा पूरा फोकस राजनीतिक पार्टियों का इलेक्शन पर है, क्योंकि आने वाले समय में तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं और काफी अहम वो माने जा रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में जो छूट सरकार की तरफ से दी गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, सवाल यह है कि क्या इस गाइडलाइन को लेकर सरकार भी गंभीर है, या सिर्फ गाइडलाइन तैयार करना और यह कह देना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बाकी उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यालय हैं वो खुल चुके हैं, फिर चाहे हम सरकारी कार्यालयों की बात करें या प्राइवेट कार्यालयों की बात करें। आलम यह है कि लोगों का जो ध्यान है वो कोरोना से बिल्कुल हट चुका है। गैदरिंग की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती है, नुक्कड़ के सड़क के किनारे लोग खड़े होकर, किसी ठेली वाले के पास
चाय पीते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। लोग अब दूरियां बनाने की बजाय हाय हेलो करते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। यानी कि वो तस्वीरें जो डराने वाली हैं वो सामने आ रही हैं। और दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि कल से जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तमाम धार्मिक स्थल हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती संख्या, क्योंकि टॉप 5 में भारत पहुंच चुका है, ऐसे में जो छूट आगे मिलेगी और किस तरीके से इस महामारी पर कंट्रोल होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और बाकी अब डर लग रहा है सोचकर कि आगे क्या होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें, दिल्ली के अंदर लगातार छूट दी जानी है, यानी कि 5वें लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया, तो कहीं ना ये जरूर है कि अब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और सरकार अब कंट्रोल नहीं कर सकती। मगर कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि 8 तारीख से यानी कि हर तरीके की छूट दी जाएगी, यानी कि धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, जिम खोल दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, मॉल खोल दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि लोग बाग वही जैसे पहले चलते थे कि भीड़ के अंदर खड़ा होना है, भीड़ के अंदर बात करनी है, भीड़ के अंदर ही सारे काम करने हैं। और शायद वो जो पहले जो सर्कल चल रहा था कि हाथ छूट, पहले जब मिलते थे तो क्या हाथ मिलाते थे, अब वही ट्रेन दोबारा से चलने से शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लोग बाग शायद सोशल डिस्टेंसिंग को अब भूल रहे हैं, या फिर ये कहें कि दिल्ली सरकार ने जो कहा था या फिर सरकार ने जो कहा था कि कोरोना के साथ हमें जीना है और कोरोना के साथ ही चलना है, तो शायद लोग बाग अब ये समझ रहे हैं। क्या बढ़ रही है? नहीं राजीव, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, ये स्टेटमेंट सामने लाना कि कोरोना के साथ जीना है हमें और जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, ये समझ में आता है, लेकिन सरकार, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही के साथ आगे बढ़ें। जो मौतें हो रही हैं उस पर हम सिर्फ अफसोस जताते रह जाएंगे। और ये जो संख्या अभी 7,000 के आसपास पहुंचने वाली है मरने वालों की, जिस रफ्तार से, क्योंकि हम कल तक इटली और स्पेन का एग्जाम्पल देते थे, अब वही तस्वीरें भारत में देखने को मिल रही हैं। अब ये कहकर कि इस वायरस के साथ हमें जिंदगी को जीना है, इससे जिंदगी नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, मगर एक चीज समझने वाली बात होगी क्योंकि जनता को एक ही चीज समझ में आ रही है कि हमें सिर्फ कोरोना के साथ जीना है, तो यानी कि पहले वाली स्थिति के अंदर आ जाएं, ताकि हमें जीना तो है ही और मरना भी उसी के साथ है। तो इसीलिए हम पहले वाली स्थिति के अंदर जीना चाहें और मरना भी उसी के अंदर चाहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोग बात सोशल डिस्टेंसिंग को अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अपनी गाइडलाइन बना रही है मगर जनता कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक चीज समझने वाली बात है कि पहले ही सरकार ने कहा था कि हम टॉप 10 लिस्ट से बचने की कोशिश करेंगे, मगर कहीं ना कहीं आप जब टॉप 5 के अंदर आ गए तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब कुछ खोलना पड़ेगा और स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल राजीव, लेकिन गंभीरता पर अगर हम नजर डालें, क्योंकि सरकार ने भले ही गाइडलाइन जारी कर दी और बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इस संकट काल में जब टॉप 5 में भारत पहुंच चुका है, वहां पर पूरा फोकस राजनीतिक पार्टियों का इलेक्शन पर है, क्योंकि अभियान की शुरुआत हो चुकी है, संपर्क अभियान हो रहा है, इसी के साथ साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल रैली हो, वर्चुअल रैली हो रही है, डिजिटल रैली हो रही है। क्या इससे समझ में आता है सरकार गंभीर है? सरकार को लगता है कि टॉप 5 पर हम पहुंच चुके हैं, सरकार को लोगों की जिंदगी को लेकर आपको लगता है गंभीरता नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर कि सरकार अब कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ मरना है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। मगर सरकार की तरफ से जो कड़ी कार्रवाई थी, यानी कि जो कह सकते हैं पहले कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया था, या फिर कहें कि लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन चलाई गई थी, या फिर कहें कि पुलिस का व्यवस्था जो करी थी वो कहीं ना कहीं कारगर थी। मगर अब वो पुलिस व्यवस्था भी नहीं है और कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ मरना है, वो सिर्फ एक हेल्पलाइन बना के और अपनी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, मगर जनता के लिए कोई भी सुध नहीं है ले रहे, क्योंकि जनता के लिए सुध नहीं। लेकिन राजीव ये भी समझना होगा कि जिस तरह से तमाम छूट देने की बात सामने आ रही है, छूट देना यानी कि अपनी पीठ थपथपाना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने तमाम तरीके की सुविधा लोगों को दे दी है, लोग खुश हैं, लेकिन जब मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा और हर घर से एक एक पेशेंट सामने आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए संभालना। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, लोगों का ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है, मगर एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अस्पताल प्रशासन भी हाथ खड़े कर रहे हैं, यानी कि वो अपने पेशेंटों को अब नए को लेना नहीं चाह रहे हैं और ना ही अस्पतालों के अंदर जगह है। मगर कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि जनता को भी और सरकार को भी कि पहले हम जीवन बचाएंगे तभी राजनीति कर सकते हैं। मगर यहाँ पर पहले राजनीति करी जा रही है, बाकी जीवन बचाने की जो कारगर कोशिश है वो बाद में करी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जी
बिल्कुल राजीव, लेकिन आगे कैसे चलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से जो मंदिर मस्जिद हैं, तमाम गुरुद्वारे हैं, सुपरमार्केट या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की हम बात करें, वहां पे तो भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। जब आप पर सड़कों पर या छोटे मोटे बाजारों पर ही आप पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जो लोग नहीं रख रहे हैं, उन पर आप सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं, तो बाकी और जगहों की मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी? देखिए, मॉनिटरिंग की तो बहुत बहुत दूर की बात है, मगर जनता अभी इस चीज के लिए अब इग्नोर कर रही है इन चीजों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बस एक ही उलझन है उनकी, सिर्फ पैसे आने चाहिए, काम धंधा चलना चाहिए सिर्फ, और कोरोना से सरकार बचाएगी। मगर सरकार अपनी जिम्मेवारी सिर्फ जनता के ऊपर डाल रही है कि जनता अपने आप को जागरूक करे और जनता अपने आप को सिर्फ काम धंधे की तरफ लगाए, या फिर उनकी जो आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है सरकार की, उसको सुधारने की कोशिश करे। मगर जनता के लिए कुछ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, मगर वो ठोस कदम जो पहले उठाए गए थे अब वो नहीं है, क्योंकि जब जनता सिर्फ एक कह सकते हैं सरकार ने सिर्फ छोड़ दिया कि आप चलिए, आप अपने आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और अपने आप ही जीवन जिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी, मगर सरकार आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं अर्थ विभाग के सुधार के नाम पर या फिर गाइडलाइन के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल राजीव, अगर दिल्ली की मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग वहां पर हैं, तमाम राज्यों से लोग नौकरी के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, कामकाज का सिलसिला शुरू हो चुका है, और मरीजों की अगर बात करें तो वो भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली में सरकार गंभीरता दिखाती भी नजर आ रही है, या फिर वाकई सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, अपने हिसाब से अपना आप निपटे इंसान? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सरकार सिर्फ गाइडलाइन बना के एक फॉर्मूला बना के छोड़ रही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखा जाए ना तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब पुलिस व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पुलिस व्यवस्था है, उसके अलावा वहाँ भी कुछ नहीं है। क्योंकि लोग बाग जब अपने आप को खुद टाइम टू टाइम बाहर निकाल रहे हैं और लगातार बाहर निकले चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन बनाई गई थी कि रात को 9 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले निकल सकते हैं, उसके बाद नहीं निकल सकते, कर्फ्यू रहेगा वो रात को 9 बजे के बाद रहेगा। मगर अब जो देखने को स्थिति आ रही है वो रात को 9 बजे भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस है नहीं और जनता अपने आप बाहर निकलेगी, और कहीं ना कहीं जो वायरस है वो लगातार फैलता चला जाएगा और यूं ही लगातार गिनती बढ़ती चली जाएगी। सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हम पहले इंसान हैं, इंसानों को जीवन बचाएं, ताकि बाद में बिल्कुल राजीव, इस वक्त जो स्थिति बनी है बहुत चिंताजनक है और सरकार को इस बारे में सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। अयोध्या से यह बड़ी खबर है, कल से होंगे रामलला के दर्शन। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, भगवान शिव की पूजा के बाद यह निर्माण कार्य शुरू होगा और मुख्य मार्ग पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले भी बनाए गए हैं। तो भक्तों को करना होगा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल। जो भी भक्त वहां पर पहुंचेंगे, अयोध्या में कल से रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रिकॉशंस की बात सामने आ रही है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा। मुख्य मार्ग पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले बनाए गए हैं और जो सर्कल ये बनाए गए हैं इसी पर ही आपको खड़ा होना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। जो भी भारी मात्रा में यहां पर पहुंचेंगे श्रद्धालु, उनको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। फिर चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, और साथ ही आपको बता दें कि टेम्परेचर भी देखा जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ता या घटता हुआ नजर आता है तो उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, उसको दर्शन करने की परमिशन नहीं होगी और कोई भी भक्त ज्यादा टाइम तक मंदिर परिसर में नहीं रहेगा। तो फिलहाल ये बहुत अच्छा डिसीजन है, तैयारियां लगभग चल रही हैं और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कल से खुल रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कल से पहला दिन होगा और कल से ही तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी कि जिस तरह के दावे सरकार की तरफ से या मंदिर समिति की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वाकई वो धरातल पर नजर भी आ रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि बात तो यह भी सामने आ रही है कि प्रसाद का वितरण नहीं होगा, ना तो आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं और ना ही मंदिर से आपको कोई प्रसाद मिलेगा। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं आप, और यह बात भी सामने आ रही है जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट वाले मंदिर हैं, उनमें समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर बाद पोछा भी लगाया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से मंदिर के प्रांगण को सैनिटाइज करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पहले दिन में स्थितियां अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हमने अब तक का जो रिकॉर्ड देखा है उसमें तमाम तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आई हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर अब सामने आ रही है, भक्तों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा जो अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे।
कल से, क्योंकि रामलला के दर्शन की शुरुआत होगी और इसी के साथ ही भगवान शिव की पूजा के बाद मंदिर के निर्माण का काम बहुत तेजी से होगा। मुख्य मार्ग पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले बनाए गए हैं, यानी कि इन सर्कल का मतलब यह है कि इन सर्कल में आपको खड़ा होना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अब तक जो लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में देखने को मिलती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता था, यह सिर्फ नॉर्मल हालात में, जब इस तरह की कोई भी महामारी देश में नहीं थी। लेकिन अब बहुत अलग नजारा होगा मंदिर का। अगर कल की हम बात करें, जो भी मंदिर, मस्जिदों या गुरुद्वारे में लोग पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें पहले की भांति बिल्कुल अलग होगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना होगा। जो पहले लंबी लंबी लाइनें नजर आती थी या गैदरिंग की तस्वीरें नजर आती थी, वो इस बार पूरी तरह से गायब रहेंगी, क्योंकि सर्कल बाकायदा बनाए गए हैं और इसी राउंड में आपको खड़ा होना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और जो टाइम अब तक आप पूजा पाठ में लगाते थे, वो टाइम आपको कम कर दिया गया है, यानी कि आप अब मंदिर में थोड़ी देरी रहेंगे और बहुत कम लोगों को एक साथ मंदिर में एंटर करने की परमिशन दी जाएगी। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं, गाइडलाइन है, वो जारी हो चुकी हैं और इसी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। जो भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उनको इन खास बातों का भी ख्याल रखना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर है। गौरव, कल से जो मंदिर, तमाम धार्मिक स्थल हैं, वो खुल रहे हैं और अयोध्या की अगर बात करें, रामलला के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से आगे रहेगा? सचिन, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है मंदिर खुलने से संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पर लॉकडाउन लगने की वजह से जो है सब मठ मंदिरों को बंद किया गया था और संतों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आ रही थी। अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से अयोध्या में जो मंदिर थे और बड़ा शनिवार मंगलवार रहता था, उस पर भी मठ मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन की वजह पा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या में जो है आरती बहुत जो दी गई है, ऐसी स्थिति में साधु संतों का काफी जो है खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन गौरव, जिस तरह की गाइडलाइन सामने आ रही है कि बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं, वहां पर श्रद्धालुओं को खड़ा होना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा, मास्क और सैनिटाइजर का भी बार बार जिक्र हो रहा है, क्या ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं या फिर अभी भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है? सचिन जी, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि के 5 लोगों की की जा रही है, वहां पे जो तरीके से मास्क लगाकर लोग जाएंगे और मंदिर में निकलने और जाने के लिए रास्तों को भी चिन्हित किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोला भी बनाया गया है। जी सचिन। गौरव, लेकिन जो प्रसाद वितरण और तमाम तरीके की बातों को लेकर यह बात सामने आ रही थी कि प्रसाद वितरण बिल्कुल नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि कल पहला दिन है, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहां जहां भी गाइडलाइन जारी की गई है इससे पहले, वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाई है? जैसा कि देखा जाए कि जो है जब आरती होती है तो वहां पर प्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो है अगर कोरोना से बचना है तो उसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। जी जी, ठीक है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि टॉप 5 पर भारत पहुंच चुका है और सबके लिए चिंता का विषय यह बना हुआ है, क्योंकि अब तक हम स्पेन, इटली का एग्जाम्पल देते थे, अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर हो चुका है। भले ही सरकार इलेक्शन में, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो इलेक्शन में जुट चुकी हों, मजदूरों को, किसानों को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमका रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि कई लोग इस महामारी से रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा और इसकी चपेट में आने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। साफ साफ शब्दों में कहें तो कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं। मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है मुंबई से। मुरारी, अगर मुंबई की बात की जाए, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और वाकई जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में भयावह तस्वीरें भारत देख सकता है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े और खास करके महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई शुरू से ही हॉट स्पॉट बना रहा। भले ही बृहन मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न की हो, कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह से वो फेल रहे और यही वजह रहा कि लगातार यहाँ पर स्थिति खराब बनती गई और आज जिस तरीके की नौबत आ चुकी है, ऐसे में भी सरकार लॉकडाउन में जिस तरीके से रियायत दे रही है, जिस तरीके से गर्दी देखी जा रही है, भीड़ देखी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और जो संख्या कहा जा रहा है कि विश्व में 5 की, तो ये आंकड़े और भी कम हो सकते हैं। जी।
लेकिन मुरारी सिंह, टॉप 5 में हम पहुंच चुके हैं। अब वाकई अब जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासतौर से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है, और जितने भी इंतजाम, जितने भी दावे महाराष्ट्र सरकार ने किए, वो धरातल पर बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। अब क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कल से 8 तारीख है और ये कहा जा रहा है कि जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनको खोल दिया जाएगा, मॉल्स हैं बड़े बड़े, या जिस तरह से हम सिनेमा हॉल की बात करें उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वर्तमान में हालात बने हैं, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? जी देखिए, जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र सरकार देख रही है और जिस तरीके के परिणाम पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं, ये जरूर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। और ऐसे में लॉकडाउन खोलना और उसमें फैक्ट्री, कंपनी, कारखाने, मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसी तमाम चीजों को छूट देना, कहीं न कहीं ये जो आंकड़ा है ये बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग अभी तक लॉकडाउन का पालन कर रहे थे या घरों में थे, जितने तरीके से बाजारें बंद थी, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का जो आंकड़ा था वो कम होते गया था। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें या इसी सप्ताह के पहले सोमवार का, तो आंकड़ा 3000 के पास पहुंच गया था, लेकिन अभी स्थिति 2 से 250 की स्थिति, 2000 से 2500 का जो आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ऐसे में धार्मिक स्थल अगर खोले जाएंगे, खास करके अगर सिद्धि विनायक की बात करें, बुम्बा देवी की बात करें, जीवदानी माता की बात करें, तो ऐसे तमाम वो धर्म स्थल है जहां पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। और ऐसे महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, गर्दी कम करना, ये काफी चुनौती होगा। और ऐसे में बारिश का मौसम भी है, सरकार कितना अभी तक कामयाब हो पाई है। बिल्कुल मुरारी सिंह, सवाल मेरा यही था कि जिस तरह के दावे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किए गए हैं वो धरातल पर बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। फिर चाहे हम कोरोना को लेकर तैयारियों की बात करें या फिर बरसात की शुरुआत हो चुकी है, और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर सड़कें बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुकी थी। अब जो बड़े बड़े दावे महाराष्ट्र सरकार आगे कर भी रही है कि धार्मिक स्थल अगर खुलते हैं तो हम ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे, कैसे विश्वास करें कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मायानगरी मुंबई की बात करें तो यहाँ इस तरीके के लॉकडाउन की बात जब देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और बड़े पैमाने पर लॉकडाउन, जगह जगह पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, उसके बावजूद मुंबई की बात करें तो नव बाजार, भिंडी बाजार और मालवनी, पठानवाड़ी, ऐसे तमाम वो इलाकों में लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं था। धारा 144 कोई अहमियत नहीं रखती थी, और यही वजह था कि तादाद, संख्या लगातार बढ़ती गई है। बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन वर्तमान में अगर हम हालात देखें तो अभी भी महाराष्ट्र सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, अभी भी वो राजनीति में लगी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि धरातल की तस्वीर अब ये बता रही है कि खतरा बहुत बड़ा है, और ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए महाराष्ट्र खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोनू सूद ने वहां पर अच्छा काम किया तो उसको सम्मानित करने की बजाय अब उसी को टारगेट करना शुरू कर दिया। अपने मुखपत्र सामना में उसके बारे में महात्मा गांधी उनको बता दिया है। करना है शिवसेना अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए शिवसेना का मुखपत्र जो सामना है उसमें सांसद संजय राउत के जरिए जो रोक टोक में जो कॉलम लिखा गया है, वो कॉलम पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि शिवसेना अपने दामन को छुपाने में लगी है, सच्चाई को झुठलाने में लगी है। सोनू सूद ने जो काम किया था वो काम महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए था। जो सोनू सूद ने काम किया वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों को करना चाहिए था, लेकिन उनकी सराहना न करने के बजाय, उन्हें सम्मानित न करने के बजाय उन्हें एक बीजेपी का मुखौटा पहनाना, उन्हें महात्मा बताना, उन्हें अचानक आकर के लोगों के बीच में सस्ती पब्लिक, तो कहीं न कहीं शिवसेना को ये बात हजम नहीं हुई और इन्होंने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए इस तरीके का कंज कसे है। जी मुरारी सिंह जी, जिस तरह से कल 8 तारीख है और ये बार बार कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल जो हैं और जो सुपरमार्केट हैं वो सब खोल दिए जाएंगे, फिलहाल तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? जो तैयारियां थी वो तैयारियां नजर आ रही हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कल को धार्मिक स्थल खुलते हैं तो लोग सावधानी बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का इस्तेमाल होगा, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होगी, सब कुछ आपको लग रहा है धरातल की तस्वीरों को देखकर, जितने भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे वहां पर हैं? देखिए, ये तो कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो पिछले दिनों की सच्चाई है वो झुटलाई भी नहीं जा सकती है। लॉकडाउन खुला नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया, उसके बावजूद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, लिंक रोड हो, एसबी रोड हो, ऐसे तमाम रोडों पे बड़ी संख्या में वाहन देखे गए हैं। कहीं पर सुरक्षा के या फिर सैनिटाइज मास्क का किसी तरीके से कोई तस्वीर नहीं देखी गई है। अब ऐसे में जब धर्मस्थल
खोले जाएंगे, होटल, मॉल और रेस्टोरेंट की बात कही जा रही है, थिएटर की बात कही जा रही है। इसमें कितनी सावधानी बरती जाएगी? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ में सूत्रों से मिली जानकारी है कि बैठक करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे कि किस टर्म एंड कंडीशन पर इन दुकानों को खोला जाए, क्या नियम बनाए जाए। देखना ही होगा कि अभी तक जो फेल हुई सरकार है आगे क्या कामयाब हो पाती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ के अग्रवाल जो कि डॉक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। के अग्रवाल जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकार ने छूट भी दे दी है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस वायरस को लेकर, ये वायरस इतना खतरनाक है या फिर वाकई एक नॉर्मल है ये वायरस कि जो सरकार अब छूट दे रही है और अगर संख्या बढ़ती है तो हम कंट्रोल भी कर लेंगे बहुत इजीली तरीके से? नहीं, बीमारी तो ये अभी बढ़ेगी, पूरे इंडिया में बढ़ेगी। जो एपी सेंटर्स हैं वो होगी पूरे इंडिया में। अगर आप, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा है तो ये बीमारी तो अभी बढ़ेगी। अभी हम 6 नंबर पे आए हैं को नहीं, बिल्कुल। के अग्रवाल जी, 5 टॉप 5 में शामिल हो गया भारत जी। अभी भी नहीं, अभी यूके, अभी यूएसए, ब्राजील, रशिया, स्पेन और यूके है। अभी हमने यूके को क्रॉस नहीं किया है। अभी हमने यूके को क्रॉस नहीं किया है। नंबर ऑफ केसेस पर डे पे हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन टोटल नंबर के अंदर में अभी भी हम 2,46,000 हैं। यूके के केसेस 2,84,000 है। लेकिन के अग्रवाल जी, जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है तो नंबर 1 में पहुंचने में भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आगे हम सुन रहे हैं कि अब तमाम तरीके की छूट दी जा रही है। कल से तो धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं। अभी तो हमारे पास में 5 दिन में आप यूके को क्रॉस करोगे और 5 दिन में आप स्पेन को भी क्रॉस कर सकते हो। 1 हफ्ते के अंदर में आप नंबर 4 पे आ सकते हो। लेकिन क्या क्या ये समझा जाए, क्योंकि सरकारें कहती हैं कि ये वायरस ऐसा है, अगर आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे या होम क्वारंटाइन करेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। क्या आपको लगता है, क्या इस वायरस को अगर ये किसी के अंदर है और वो खुद को होम क्वारंटाइन कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि लोग क्वारंटाइन के लिए मेरे को 10 बाय 10 का एरिया चाहिए। जिस घर में 10 बाय 10 का एरिया नहीं है, सारी फैमिली को होगा। अभी दिल्ली में यही हो रहा है कि जहाँ भी हो रहा है पूरी फैमिली को हो रहा है। 5 लोगों को हो गया, 6 लोगों को हो गया, 7 लोगों को हो गया। पहले ये 1-1 को होता था, अब 8-8 लोगों को हो रहा है। अल्टीमेटली जब 20% पॉपुलेशन को हो जाएगा तभी अपने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि दिल्ली में ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन लोगों ने खुद को होम क्वारंटाइन किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। होम क्वारंटाइन तो ठीक है, बट होम के अंदर में क्वारंटाइन में जगह भी चाहिए ना, सेपरेट कमरा भी तो चाहिए ना। होम क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं मतलब लो, अगर घर में 5 लोग हैं तो 3 लोगों को बीमारी, मान लीजिए कमरा सेपरेट भी तो जी, और इसलिए ये पूरी फैमिली को हो रहा है। नहीं, लेकिन के अग्रवाल जी, अब क्या समझा जाए, जिस तरह से छूट मिल रही है और जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण कोई नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो ऐसे में जो लोग बाहर घूम रहे हैं, बाजारों में नजर आ रहे हैं, उनमें से तो बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है। फॉर एवरी 1 केस देयर आर 30 एसिम्प्टोमेटिक केसेस। ये बीमारी आप ये सोच के चलिए, दिल्ली में इस वक्त में हर 10 लोगों के टेस्ट कराओगे तो 1 पॉजिटिव आएगा जी। नहीं, दिल्ली की बात क्या करें, तमाम जिस तरह से बाजार खुल चुके हैं लोग। अभी हमें दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात और तमिलनाडु की बात करनी है, क्योंकि ये एपी सेंटर है। बाकी जगह में अभी बीमारी नहीं पहुंची है, वो बाद में पहुंचेगी जी। नहीं, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर अब ये केस सामने आए, उसके बाद उन अस्पतालों को भी सील करना पड़ा, और अब तो वैसे भी बरसात की शुरुआत होने वाली है, बरसाती बीमारियां भी अपने पैर पसारने शुरू करेंगी। आपको लगता है कि हमारे पास इतना स्टाफ है, इतने हॉस्पिटल हैं, या सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, अगर हम मेडिकल की लिहाज से देखें? अलग अलग पॉलिसीज के साथ में आप पेंडेमिक को मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ स्टेट अलग अलग पॉलिसीज लाएगी तो पेंडेमिक में नहीं होगा। एक सेंट्रल पॉलिसी सरकार का तो गलती करी है जी। ठीक है, चलिए के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इतिहास देखो पंजाब का फतेह का मतलब
ਜਿੱਤਣਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम बाजारों की तस्वीरें देख रहे हैं और कल से धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, ये चिंता का विषय बना हुआ है। आलम यह कि बढ़ती मरीजों की संख्या वाकई डराने वाली सामने आ रही है। अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो महामारी की जो तस्वीरें हैं, जो भयावह तस्वीरें हैं, वो खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि इस खबर को दिखाना हमारा मकसद किसी को विचलित या डराना नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाना है। हम देख रहे हैं कि बाजारों में लोग तमाम तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। बिना मास्क लगा के लोग सड़कों पर बेरोक टोक घूम रहे हैं। सब्जी की दुकान आप देख लीजिए या फिर आप राशन की दुकान देख लीजिए, आपको बाहर लोगों की भीड़ नजर आएगी। जिस तरह से शुरुआत में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हथियार है इस महामारी से निपटने के लिए, उसी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। सवाल यह है कि एक तरफ बढ़ते आंकड़े, दूसरी तरफ इस पर राजनीति और तीसरी तरफ लोग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में अब डर लग रहा है कि अगर आने वाले वक्त में स्थितियां बिगड़ती हैं तो कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि संख्या इतनी ज्यादा अभी बढ़ चुकी है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। तमाम हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर दूसरे जो मरीज हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। उनको कहां शिफ्ट किया जाएगा। बरसात की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में बरसाती बीमारियां भी अपने पैर पसारना शुरू कर देती हैं और ऐसे वक्त में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, कोरोना के पेशेंट को अगर हम छोड़ दें, बाकी मरीजों की अगर हम बात करें, उनकी संख्या बढ़ती है तो कैसे ये सब कुछ मैनेज हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंसानी जिंदगी इस वक्त खतरे में है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तमाम जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, सुपरमार्केट खुल जाएंगे। ऐसे में भले ये कहा जा रहा हो कि बहुत लिमिटेड संख्या लोगों को अंदर एंटर किया जाएगा, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें। इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई है वो धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आई। शुरुआती दिन में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो लापरवाही है वो उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। हमने देखा है, फिर चाहे हम फ्लाइट्स की बात करें, ट्रेनों की बात करें, होम क्वारंटाइन की अगर हम बात करें, जो सेंटर बाकायदा बनाए गए थे सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर, वहां पर भी तमाम तरीके की लापरवाही बरती गई। और अब दुकानों के आप बाहर देख लीजिए, सब्जी मंडी के बाहर देख लीजिए, जो लोग निकल रहे हैं वाहनों को लेकर, ये कहा गया था कि एक बाइक में सिर्फ एक ही शख्स राइड कर सकता है बाइक को। उस बाइक में आपको 3-3, 4-4 लोग एक साथ नजर आ जाएंगे। कार की अगर हम बात करें, 4 व्हीलर में कहा गया था सिर्फ 2 ही लोग उसमें ड्राइव कर सकते हैं, एक आगे जो ड्राइव करेगा और एक पीछे बैठेगा। लेकिन उस कार में 5-5, 6-6 लोग एक साथ घूमते हुए नजर आते हैं। तो कहां ये फॉलो हो रहा है। सरकारी ऑफिस खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल चुके हैं, पूरा का पूरा स्टाफ काम कर रहा है अंदर, और बाहर अगर चाय के लिए लोग खड़े भी होते हैं तो हुजूम बनाकर एक गैदरिंग साफ तौर पर नजर आती है। तो ऐसे में जिस तरह से शुरुआत में जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए थे, जो सख्ती बढ़ती गई थी, उसमें लोग भी काफी गंभीरता से इस महामारी को ले रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों पर सौंप दी है। आलम यह है कि अब कोशिशें तो की जा रही है रोकने की, लेकिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बुजुर्गों की अगर बात करें, इसके साथ साथ युवा और छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि जो लोग सावधानी बरत रहे हैं वो इससे रिकवर भी हुए हैं, और 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो इस महामारी की चपेट में थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें सुधार देखने को मिल रहा है। बहुत से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उससे दोगुनी रफ्तार से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी के साथ ही मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा ये पहुंच चुकी है, 2,47,000 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है।
और मरने वालों की अगर बात की जाए तो 7,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है मरने वालों का। 6,000 कुछ ये हो चुका है और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं, तो 7,000 ये संख्या पहुंचने वाली है। अब डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस टॉप 10 में भारत को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उस टॉप 10 में तो भारत कब का एंट्री कर चुका है, लेकिन अब ये 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। लापरवाही बढ़ती जाएगी तो टॉप 1 तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा, तमाम देशों के हालात हमने देखे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से छूट देना और सिर्फ और सिर्फ अपील करना लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए और खुद अपना प्रचार प्रसार में लग जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी गंभीर है इन चीजों को लेकर। अगर वक्त रहते इन पर गौर नहीं किया गया तो जिस भयावह तस्वीरों से हम डर रहे हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वो कल को हकीकत भी हो सकती है। इस खबर को दिखाने का मकसद भयभीत करना नहीं है, डराना नहीं है। इस खबर को दिखाने का मकसद है आपको अलर्ट करना, आपको सतर्क करना कि ये महामारी, ये खतरा बहुत बड़ा है। आपकी सावधानी आपको बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, काम हो तो प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकलें, सावधानी आप बरतें, अपने हाथ को बार बार आप सैनिटाइज करें, फेस पर मास्क लगा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अब इन चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किसी के पास मास्क है तो वो जेब में पड़ा है, चेहरे की जगह, फेस की जगह उसको जेब में डाला है। पुलिस अगर सामने से आती है तो तुरंत उसको मुंह पर लगा दिया जाता है। भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। सब्जी मंडियों में आप जाकर देखिए, लोग बिना डर के सब्जियां खरीद रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। जो सर्कल बनाए गए थे वो सर्कल गायब हो चुके हैं, वो सर्कल मिट चुके हैं। जो डिस्टेंस मेंटेन किया गया था वो डिस्टेंस अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि अब वायरस का जो खतरा था, कोरोना वायरस का खतरा, वो खत्म हो चुका है, या फिर लोग अब समझ चुके हैं कि ये वायरस, इस तंगी हाली में जिंदगी को नहीं जिया जा सकता, लापरवाही बरतेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अर्जुन गुप्ता जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वाकई अब डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे। खैर, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कल जिस तरह से धार्मिक स्तर खुल रहे हैं, क्या ये सही समय पर सही डिसीजन है जब भारत टॉप 10 में शामिल हो चुका है, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है? अर्जुन जी, डिसीजन अब तो देखिए, अब हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं। धार्मिक स्थल ही बचे हैं जहां हम जाके प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, ये प्रे नहीं, प्रार्थना तो घर में भी हो सकती है अर्जुन जी। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना ही बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें जो हमने एक नियम बनाया है, उसमें 10-20 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोग घर में 7-65 दिन लोग घर में भी बैठ के अगर उनको कुछ नहीं किया जाए तो वो भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा अगर किया गया तो कोई गलत नहीं मुझे लगता है। नहीं, ठीक है अर्जुन गुप्ता जी, गाइडलाइन का आपने जिक्र किया है, वो गाइडलाइन तो हर चीज के लिए आपने जारी की है गृह मंत्रालय की तरफ से। हम देख रहे हैं सब्जी मंडी के बाहर या सब्जी की ठेली के बाहर लोगों की गैदरिंग नजर आती है। आप सड़कों पर देख लीजिए, आप कारों के अंदर देख लीजिए, 5-5, 6-6 लोग एक साथ आपको नजर आएंगे। बाइक में आप देख लीजिए, ट्रिपलिंग हो रही है। कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है? कैसे उम्मीद करेंगे सब कुछ फॉलो हो पाएगा? नहीं, तो इसलिए मोदी जी ने पहले लक्ष्मण रेखा आपको बोला था कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करो, और अगर पार कर रहे हो तो आप उसका परिणाम भुगतो। सवाल क्या है कि हम एक साथ बहुत कुछ नहीं, यहाँ की देश की जनता भी 130 करोड़ देश की जनता है, उसको खुद भी अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने सबका ध्यान रख के काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो अपने साथ धोखा करेंगे, ऐसा लगेगा हमें। लेकिन अर्जुन गुप्ता जी, जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो कराना भी एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी भारी तादाद और देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा, और आप कह देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए। आपको लगता है कि अगर कहने मात्र से नहीं, अर्जुन जी, आपको लगता है कहने मात्र से अगर सब सारे काम हो जाते तो फिर तो कुछ जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती? आगे चलेंगे तो काम ठीक होगा, सबका सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप अपने नियम को नहीं पालोगे तो आप बीमार रहोगे, देश बीमार हो जाएगा, राज्य बीमार हो जाएगा। फैसला तो आपको करना जी। लेकिन अर्जुन गुप्ता जी, अगर हम ये मान के चलें कि देखिए भैया, अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये आपके लिए खतरा है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा नहीं है, पूरे देश के लिए खतरा है। अगर हम घरों में बैठे हैं, वो बाहर लापरवाही बरत रहे हैं, तो कल तक वो वायरस हमारे घर में भी एंटर कर जाएगा। हम कब तक घर में रहेंगे?
नहीं वो तो सही बात है आपकी एकदम पूरे देशवासी। लेकिन जब ये आप और हम पर भी सोचेंगे ना, अगर आप 60-65 दिन खुद घर पे रहोगे और जब आप पे खुद पे लागू होगा तो आप बोलोगे यार नहीं कुछ तो निकलना चाहिए, तो इस बहाने आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए और अपने घर आइए, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा तो सहूलियत दी है सरकार ने, पालना ना पालना आपके ऊपर है। लेकिन अर्जुन गुप्ता जी, आपको लगता है कि जिस तरह से महामारी अपने पैर पसार रही है और हमने शुरुआत से लेकर अब तक लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, अब लोगों में वो डर आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मास्क से या तो लोग उब चुके हैं कि मास्क लगाना जेब में उनके पड़ा रहता है, अगर पुलिस सामने से आई तो फेस पर लगा दिया, अदरवाइज जेब में रख दिया। गैदरिंग जो है अब फिर से शुरुआत हो चुकी है उन चीजों की। क्या आपको लगता है कि लोगों में डर खत्म हो चुका है? उनको उनके शरीर पे, उनको अपने शरीर से जो है प्रेम नहीं है, ऐसा समझ के चला जाए। जिसको अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से प्रेम रहेगा वो सारे नियम का पालन करेगा, और जिसको नहीं रहेगा वो नहीं करेगा, ऐसा है। जी बिल्कुल अर्जुन गुप्ता जी, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल ये भी उठा रही है कि जब ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, टॉप 5 में हम शामिल हो चुके हैं और आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती हैं, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो अब जो डिजिटल रैली कर रही है या वर्चुअल रैली कर रही है, संपर्क अभियान पे, इस तरफ ज्यादा फोकस है सरकार का। नहीं वो तो सरकार का वो भी काम तो सरकार नहीं, वो पार्टी कर रही है और पार्टी को अपने अपने काम करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी अपना काम डिजिटल वर्क कर रही है तो करने देना चाहिए। नहीं तो पार्टी को कौन, आज इतना दिन हो गया है, 60-65-70 दिन हो गए हैं, तो पार्टी तो कर सकती है, इसमें कोई भी करे। और जो पार्टी इसका विरोध करती, मेरा अनुरोध है आप भी डिजिटल के द्वारा आप अपनी पार्टी का काम करिए। ठीक है अर्जुन गुप्ता जी, आपके पास मैं आऊंगा इसी डिजिटल को लेकर। मेरा सवाल आपसे है, लेकिन स्वदेश शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वदेश शर्मा जी, सर स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सरकार ने डिसीजन लिया, यानी कि कल 8 तारीख है, जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद, मंदिर या फिर गुरुद्वारे की हम बात करें या सुपरमार्केट की बात करें, वो भी खुल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सही समय पर सही डिसीजन है सरकार का? देखिए, सरकार ने अगर सही समय पर सही डिसीजन लिया होता तो जिस दिन देश में 1 मरीज था उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्ते ट्रंप में व्यस्त रहे, जहां विदेशियों ने आकर के यहाँ और 336 फ्लाइटों को बराबर आने जाने दिया, जिससे कोरोना देश में बढ़ा। और लॉकडाउन तो बिना किसी तैयारी के किसी भी व्यक्ति को 4 घंटे का वक्त दिया जाना, एक हमारा देश 70-75% कामगार, गरीब मजदूर, किसानों से भरा पड़ा है। ये लोग अपने गांव को छोड़कर सरकार की गंभीरता नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो तो अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। डिजिटल रैली हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना की तरफ उनका ध्यान होता तो बहुत पहले, कुल मिलाकर के कोरोना के काल में इनको मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनानी थी, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार करानी थी। इसलिए इन्होंने कोरोना को डरोना करके बोला और कोरोना के नाम पर इन्होंने लोगों को डराया, धमकाया। कुल मिलाकर के अर्जुन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने। अर्जुन जी, जवाब दीजिए सर। शर्मा जी को बोलिए कि मध्य प्रदेश से बाहर आइए, पूरा देश पड़ा है, पूरे देश में कोरोना हुआ है, उसकी बात करिए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई तो आप उसका गुस्सा कोरोना की बीमारी से मत निकालिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, आज उनके नेतृत्व में भारत इतना सुखी है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो आज भारत की क्या स्थिति होती, देश की आम जनता इसको समझ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर विजन होता तो जिस समय हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने की रणनीति बनानी चाहिए थी, उस समय हम ट्रंप स्वागत करके गरीबी छुपाए जाने के लिए दीवार बना रहे थे। जिस वक्त हमें वेंटिलेटर्स खरीदने थे उस समय मध्य प्रदेश में विधायक खरीद रहे थे। मैंने गलत क्या बोल दिया? और रहा सवाल लॉकडाउन लगाने का, तो लॉकडाउन करने में 4 घंटे लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ? लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, बताइए। हमने ये किया कि मध्य प्रदेश की अगर माननीय राहुल गांधी ने बहुत पहले चेता दिया था कि कोरोना जैसी महामारी देश में आ रही है, इसके लिए सरकार को सजग किया था। पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसका मजाक उड़ा दिया था। पहले पता हो गया था कि ऐसा होगा। पूरे विश्व में जब विश्व की WHO ने 12 मार्च को घोषणा कर दी तो समझना चाहिए था ना। आपने नहीं समझा, आपको राजनीति दिख रही है, आपको अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां दिख रही हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है। एक एक करके बोलिए स्वदेश शर्मा जी। अर्जुन गुप्ता जी को भी सुन लेते हैं। अर्जुन जी, अपनी बात रखिए सर आप। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो भी भारत में कोरोना के हिसाब से कोरोना को रोकने के लिए जो भी प्रयास हुआ, जो सवाल पूछे हैं स्वदेश शर्मा ने, उनका जवाब दीजिए पहले आप, कि गरीबी छिपाने के लिए दीवार का इस्तेमाल किया। कोरोना जब था तो यहाँ पर नमस्ते ट्रंप चल रहा था। आप जवाब दीजिए। क्या अर्जुन गुप्ता जी जवाब दे नहीं पाएंगे जी। अर्जुन गुप्ता जी, स्वदेश शर्मा जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे। गरीबी छिपाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी
और जब हमें दवाइयां खरीदनी थी या इस पर काम होना था, विधायक खरीदे जा रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा कि जब कोरोना का संकट था तो भारत में नमस्ते ट्रम्प चल रहा था। नहीं तो और क्या चलना चाहिए था? मतलब वो शर्मा जी और कुछ बताया और कुछ। अरे आपने और आपकी गुप्ता जी नहीं अर्जुन गुप्ता जवाब दीजिए ना, स्वदेश शर्मा जी ने सवाल पूछा, आप जवाब दे दीजिए। नहीं है इनके पास कोई जवाब नहीं है, गोलमाल बोलेंगे, जलेबियां बनाएंगे। नहीं स्वदेश शर्मा जी सुन लीजिए सर। आज भारत को 7वां स्थान मिला पूरे विश्व में, ये क्या बड़ी बात है? नहीं, पांचवा स्थान भी मिल गया है सर उस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं, उसमें भी टॉप 5 में पहुंच गया भारत। मतलब इसको आप सफलता कह रहे हैं? अभी तो टेस्टिंग कम हुई है, तब 2 लाख से ऊपर हो गए। अगर टेस्टिंग दूसरे देशों की तरह निःशुल्क टेस्टिंग होने लगे, बांग्लादेश जैसे देश ने 300 रुपए में टेस्टिंग कर रहा है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फ्री में टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4,500 रुपए टेस्टिंग का लग रहा है और टेस्टिंग हम फिर भी समय पर नहीं कर पा रहे। अगर हमने रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई है तो जैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1,63,000 आई, जिसमें 63,000 खराब निकल गई, काम नहीं कर रही है। टेस्टिंग हो जाए तो पता चल जाए कि कम्युनिटी में आ चुका है कोरोना। देश के मजदूरों ने गरीबी में एक करके बोलिए सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लोग तो रास्ते में चलते चलते। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, अर्जुन गुप्ता जी को सुन लीजिए सर, अर्जुन गुप्ता जी को सुन लीजिए सर, जवाब दीजिए अर्जुन जी। शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि वो बता रहे टेस्टिंग 300 रुपए में होती है और यहाँ 4,500 रुपया लग रहा है, तो इसके लिए आप आवाज उठाइए ना। आप आइए बाहर, आपके कांग्रेस के लोगों को बाहर करिए कि बताओ कैसे 4,500 में होता है। आप तो खाली जब कहीं प्रवासी मजदूर जा रहा है उसको आपके राहुल गांधी जाके उसका बाइट लेते हैं और वीडियो निकालते हैं और वो भेज देते हैं। आप भी आइए ना, सड़क पे आइए, काम करिए, क्यों आप घर में बैठे हैं? आज हमारे कांग्रेस के पार्षद लेवल का आदमी, ब्लॉक स्तर का लेवल का आदमी, वार्ड अध्यक्ष का आदमी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और जो अप्रवासी भारतीय जिनको समय पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उसमें जुटा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे संगठन लगे हुए हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। सरकार बाई इलेक्शन और इलेक्शन की तैयारियों की रणनीति बनाने में लगी हुई है। अगर इतनी चिंता थी तो नमस्ते ट्रम्प में 100 करोड़ रुपए देशवासियों का खर्च कर दिया और कोरोना को निमंत्रण दे दिया। 10,000 लोग वहां से आए, 336 फ्लाइट्स को आने जाने का मौका दिया और कोरोना देश में फैल गया। पहले से सजग हो जाते तो निश्चित तौर पर कोरोना की जो स्थिति देश में हुई है वो न होती। होना चाहिए। ऐसे मुसीबत के वक्त मोदी जी ने हिम्मत करके भारत के लोगों को अपने देश में बुला लिया। आपको घर होना चाहिए, लेकिन आप इसके ऊपर लेकिन अर्जुन गुप्ता जी, जो मजदूर हैं उनको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। भले विदेशों से बुला लिया, अच्छी बात है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, वो भारतीय ही थे, लेकिन मजदूरों का भी तो ख्याल रखना चाहिए था। बार आपके लोगों को बोला, उसमें भी पॉलिटिक्स हुई है। ज्यादा मजदूरों को तकलीफ दिल्ली में हुई, ज्यादा मजदूरों की तकलीफ महाराष्ट्र में हुई है, बाकी मजदूरों को नहीं। लेकिन अर्जुन गुप्ता जी थे तो वो भारत के मजदूर ही ना। नहीं, वो किसी भी राज्य के थे, लेकिन सबसे पहले वो थे तो भारत का ही हिस्सा, वो भारत से अलग तो नहीं थे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मोदी नहीं तो फिर इसमें आप मत बांटिए ना कि वो दिल्ली में थे, वो दिल्ली के थे या गुजरात के थे, जाने दिया। नहीं, इन चीजों में मत बांटिए ना। जो विदेशों में फंसे थे भारतीय, वो भी तो अलग अलग राज्यों के थे। तो उनको लाया गया, ये गर्व की बात है, ये पूरे विश्व में गर्व की बात है। भारत ने अपने लोगों को बुला के लिया। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो गंभीरता मजदूरों को लेकर नजर नहीं आई है सर। वो ये देखा कि चलिए वो तो उस राज्य के अपना आप संभालेंगे, इस यहाँ से निकल गए, हमारा पीछा छूट गया, हमने तो इनको निकाल दिया, अपने बॉर्डर से बाहर कर दिया। अर्जुन सब एक देखिए, अच्छी बात को अच्छी बात से लीजिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। शर्मा जी बोल रहे हैं ना, तो प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या किया बताइए। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये जानता हूँ लोकतंत्र में जितनी महत्वता सरकार की है कमोबेश उतनी विपक्ष की है। और मैं पूरे देशवासी 135 करोड़ देशवासियों के साथ कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री महोदय और भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। आपने कहा नहीं, वो सीधा आपसे पूछ रहे हैं स्वदेश शर्मा जी, सीधा आपसे पूछा जा रहा है मजदूरों को लेकर कांग्रेस ने क्या किया। स्वदेश शर्मा जी, आपसे सवाल पूछा गया कि मजदूरों को लेकर कांग्रेस ने क्या किया है, वो बता दीजिए। कांग्रेस का निचले स्तर का कार्यकर्ता से लेके ब्लॉक स्तर से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो जिसके
स्थिति थी, अपनी पूरी क्षमता के साथ उनकी मदद की, उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। हमने उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहन इंतजाम किए। हमने अगर इंतजाम 1000 बसों का माननीय प्रियंका गांधी जी ने किया, तो योगी जी ने उन गाड़ियों को चलने की परमिशन नहीं दी। क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या पाकिस्तान की बसें थी? क्या पाकिस्तान के मजदूर थे? ये माननीय योगी जी की। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अर्जुन गुप्ता जी से, समय का अभाव है। अर्जुन गुप्ता जी जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है सर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ शर्मा जी से कि बताइए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, आपके समर्थन में सरकार चल रही है, आपने क्या किया महाराष्ट्र में आपके लोगों ने? ठीक है, चलिए सुदेश शर्मा जी, अर्जुन गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, और होता यही है कि जब किसी से सवाल पूछा जाए तो वो उस राज्य का जिक्र जरूर कर देता है। लेकिन वर्तमान में हालात ये है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस भयावह तस्वीरों से हमें डर लग रहा था, जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में स्थितियां ऐसी होती हैं तो उससे निपटने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं, अस्पतालों का आलम यह है कि बेड की कमी पड़ रही है। वक्त रहते अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं। मकसद हमारा डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।